प्लस स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज ईवीएस में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जिनको डिस्कस करेंगे। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो पेपर मैंने लिया है वो थोड़ा हटके है हर बार से। तो फ्रेंड्स पेपर को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 61 हमारी स्क्रीन पे दे रखा है। क्या दे रखा है? आई लिखा हुआ है भारत के जो बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो हमें भारत के सापेक्ष जो जम्मू कश्मीर और बिहार की जो स्थिति है बतानी है। तो क्या होगी? तो मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर जहाँ की यहाँ पे है, बिहार आपका इधर साइड पड़ेगा और जो गोवा हो जाएगा इधर। तो कौन सी स्टेट हो जाएगा? अगर मैप पे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति को सबसे धीमी होगी? तो किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह छेद और तापमान दोनों में वृद्धि पे, या सतह छेद बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह छेद घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह छेद और तापमान दोनों में कमी के कारण। तो आंसर कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सतह छेद और तापमान दोनों में कमी होने पे क्या होगा? जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी वो उसकी स्थिति में धीमी हो जाएगी, सबसे धीमी होगी। आगे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन लिख रखा है, ये भी मैप से क्वेश्चन आया है। लिखा हुआ है स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? डायरेक्शन, मैपिंग, पोजीशन या ग्राफिक स्किल। मतलब दिशात्मक, चित्रण, स्थिति, ग्राफिक कौशल। तो क्या कहलाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मैपिंग स्किल, मतलब चित्रण कौशल। तो ये पेपर देखिएगा, आप थोड़ा हटके आए हो हर पेपर से, तो इसमें साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स आपको साइंस भी अच्छी से, अगर आपने 6th 7th 8th की साइंस एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आप पेपर को ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। आगे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस राष्ट्रीय पाठ चर्चा फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक ही एकीकृत पाठ चर्चा क्षेत्र के रूप में बढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो किस में की गई? एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988 या एनसीएफ 2000 या एनसीएफ 1975? तो किस में कहा गया, किस में सिफारिश की गई थी पर्यावरण अध्ययन की? तो किस में की गई थी? एनसीएफ 1975 में की गई थी। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खत खेती का रिवाज है? वही झूम खेती हो गई, वो कहाँ पे रिवाज है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में या दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में? आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जहाँ पे झूम खेती या स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नदी बांधों में जो उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तुम्हें बताना है कौन सा स्टेटमेंट में करेक्ट नहीं दे रखा है। नदी बांधों में उत्पन्न जल विद्युत के लिए बांध विकास को प्रोत्साहित करते हैं, या पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, या बांध स्वदेशी लोग को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछा गया सत्य नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसमें करेक्ट यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन गैस हाउस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है बतानी कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपरोक्त सभी। तो कौन सी ग्रीन गैस है बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, जलवाष्प भी होती है, और भी कैसे होती है? तो ये सब हो जाएंगी, तो उसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आगे लिखा हुआ है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो क्या कारण है क्यों नहीं प्रभावित होते? देखते हैं स्टेटमेंट क्या दे रखा है। ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है, या ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, या ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है। नेक्स्ट दे रखा है स्टेटमेंट, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। तो क्या कारण है आपको बताना है कि मानसून प्रभावित नहीं होता है? क्योंकि वहाँ जो ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होती है, इसलिए जो होता है मानसून प्रभावित नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ, ताजमहल में पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो जो ताजमहल में जो पीला हो रहा है ताजमहल, उसमें क्या कौन सी गैस का जिम्मेदार है?
तो नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन? आंसर कीजिए, क्या होगा आंसर? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि आप जानते ही कहेंगे एसिड रेन के चक्कर में, अम्ल वर्षा के चक्कर में जो ताजमहल है उसका जो कलर हो रहा है वो पीले कलर का हो रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सल्फर डाइऑक्साइड। आप देख ही रहे होंगे पेपर पूरा आपका मतलब डिफरेंट आया, पूरा साइंस रिलेटेड कुछ पेपर ज़्यादा आया है, तो जिसकी साइंस अच्छे से तैयार होगी उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? चोल राजवंश, चालुक राजवंश, काकतीय राजवंश या पल्लव राजवंश? आंसर कीजिए। तो गोलकोंडा किसने बनवाया था? काकतीय राजवंश ने। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे लिखा हुआ है 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो हमें द्रव्यमान बताना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? m=v होता है। तो हमें द्रव्यमान निकालना है, तो m के बराबर क्या हो जाएगा? d=v हो जाएगा। तो डेंसिटी की हमारी कितनी दे रखी? घनत्व दे रखा 15 और वॉल्यूम कितना दे रखा? 3। तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो 45 कहाँ दे रखा है? 40 ग्राम। तो क्या कितना हो जाएगा इसका द्रव्यमान? 45 ग्राम हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी बतानी है। तो आपको पता ही होगा एक वेक्टर होती है, स्केलर होती है, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो केवल मैग्नीट्यूड होता है, और जबकि जो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो किसमें जो है वो कौन सी, चार ऑप्शन देगा, कौन सी स्केलर है, मतलब केवल मैग्नीट्यूड होगा? द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग या भार? तो गुरुत्वाकर्षण भी एक वेक्टर हो जाएगी, संवेग भी वेक्टर हो जाएगी और वेट भी वेक्टर हो जाएगी, जबकि जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? अपारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी या उत्तल? तो ये आपको पता ही होगा, ओपेक कहते हैं इसको इंग्लिश में। अपारदर्शी हो जाएगा, जिससे कोई भी प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है किस पे? प्रेशर पर, टेम्परेचर पर, सरफेस एरिया पर या वेट पे? तो किस पे निर्भर करेगा? टेम्परेचर पे। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 क्वेश्चन दे रखा है। सुषमा चाहती कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कुछ कौन सी ऐसा करने में सबसे उपयुक्त रणनीति है? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनवाना या बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना? तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ऐसा करने में सबसे उपयुक्त रणनीति होगी बच्चों को एक पौधे को अपनाने से कहा जाए कि अडॉप्ट करे और उसकी क्या करे? पोषित करने में उसकी मदद करे। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन दिखा हुआ है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह पे एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षा अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो हमें बताना है कौन सा नहीं है। अपने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, या अपने बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, या उसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने के सक्षम बनाया, या उसने समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे? तो क्या आंसर नहीं हो जाएगा? तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वो तो पता ही है, जिनको पीड़ित है वो तो उनके बारे में उनको पता ही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा तो क्या करेंगे? इसे बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों में सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पार कर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो देखते हैं कौन सा हो जाएगा। संज्ञात्मक हो जाएगा, अनुभवात्मक हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा, मानववादी दृष्टिकोण हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा?
अन्वेषण दृष्टिकोण हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ क्वेश्चन दे रखा है सामुदायिक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह एक सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो थर्ड सही है। आगे लिखा हुआ ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों में से लिंक करना, या पूर्व विद्यालय दृष्टिकोण, या पाठ चर्चा से बाहर जाना। तो क्या आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा कि बच्चों को जो क्या होगा पाठ्य पुस्तकों से बाहर ले जाके बच्चे को जीवन से जोड़ने और समृद्ध करने का तात्पर्य हो जाएगा, जिससे वो बुक से बाहर की दुनिया से सोचे कि केवल पाठ्य पुस्तकें ही नहीं उसको सबको सिखाएंगी। आगे अगला क्वेश्चन दे रखा हुआ है कक्षा थर्ड में छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी व अन्य रिश्तेदार साथ रहते तो एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। परिवार की परिभाषा गलत है, या रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, या शिक्षा अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं जो शिक्षा अधिगम दृष्टिकोण जो है वो समावेशी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग सभी। तो कौन सी गतिविधि। चित्र पढ़ना भी हो जाएगा, पिक्चर रीडिंग, फील्ड भ्रमण भी, श्यामपट्ट का यूज भी। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे स्क्रीन पे पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कारण समग्र शिक्षा का कारण जब वो एकीकृत भी हो, इंटीग्रेट करके पढ़े जाए, इंक्लूसिव एजुकेशन भी हो और थेमेटिक भी हो, विषयगत भी हो। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, उसके उद्देश्य बच्चों को क्या है। जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो क्या है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दोनों का अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने में पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, या कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो आंसर क्या हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। आगे है विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए सबसे प्रासंगिक है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, या ईवीएस शिक्षा अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, या उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, या शिक्षा अधिगम के कार्य में बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो मिड डे मील समय के लिए कौन सा प्रासंगिक है आपको आंसर करना है। तो आंसर करिए क्या हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा या ईवीएस शिक्षा अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षा अधिगम का अवसर है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे स्कूल आते हैं, बच्चों का जो रेशियो होता है पढ़ने का वो बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। तो क्या बताता है, स्कूल बैग को कम वजन, पाठ्य पुस्तक। आगे लिखा हुआ है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 87, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या आदेश है। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, या कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना, उपचारात्मक शिक्षण देना, या संयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, या छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो आंसर कीजिए क्या उद्देश्य हो जाएगा। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य हो जाएगा कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दे रखा है बाला, तो बाला का पूरा नाम बताना है।
ब्रेल एडेड लर्निंग असाइनमेंट या ब्रेल एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड या ब्रेल एडेड लर्निंग असाइनमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए। तो बाला का हो जाएगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 89 क्वेश्चन है, वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या है। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत और स्पष्टीकरण से अलग है, वर्तमान में जो वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, या सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो क्या वैकल्पिक क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव जो फ्रेमवर्क का मतलब बताइए क्या हो जाएगा। तो जो विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, जो थोड़ा डिफरेंट हो, तो आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है या एक क्या है। मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है। तो क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर तो वैसे रूढ़िबद्ध धारणा होना चाहिए, स्टीरियोटाइप, लेकिन जो हमारे आयोग ने क्या माना था, तो उसमें मिथक माना था, तो हम मिथक पे ही आंसर लगाएंगे। तो वैसे रूढ़िबद्ध धारणा भी सही है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए, और फिर वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।